हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। आजकल डिजिटल युग में हम सभी जुड़े हैं, लेकिन क्या हम ध्यान रख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है? भारत में साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है और यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। साइबर अपराधियों ने नए नए तकनीकी तंतु बना रखे हैं, जिनसे वे निरर्थक जानकारी हासिल करने और अन्य कारगर क्रियाएं करने के लिए यूज कर रहे हैं। सरकार और कई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां इस समस्या का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन क्या यह काफी है? इसके बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता। इसीलिए इस वीडियो में आज हम साइबर क्राइम से जुड़े हुए खास जानकारी लेकर आए हैं। तो मैं प्रियरंजन दास अपने चैनल मिस्टर दास में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम का प्रकार भेद, भारत में साइबर क्राइम की स्थिति और उसके खिलाफ सरकार की पहल, साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या पूर्वावधान ले। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर अपराध वह आपराधिक क्रिया है जो इंटरनेट और डिजिटल तंतुओं का दुरुपयोग करके होती है। यह अपराध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े होते हैं और विभिन्न प्रकार की धूर्त और अवैध गतिविधियों को समाहित करते हैं। साइबर अपराध कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन धारा प्रवाह अपराध, डेटा चोरी, वायरस और मैलवेयर के द्वारा कंप्यूटरों को हानि पहुंचाना, फिशिंग, रैंसमवेयर और डेटा ब्रीच इत्यादि। ये अपराध व्यक्तिगत स्तर से लेकर व्यापार, सरकार और सामाजिक संगठनों को भी प्रभावित कर सकते हैं। साइबर अपराधियों का उद्दीपना तकनीकी ज्ञान और इंटरनेट के उपयोग के बढ़ते स्तर के साथ हो रहा है, जिससे उन्हें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय, सरकार और व्यावसायिक संगठनों को मिलकर काम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध के बारे में जानेंगे। साइबर अपराध कई प्रकार के हो सकते हैं जो इंटरनेट और डिजिटल तंतुओं का दुरुपयोग करके किए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख साइबर अपराध के प्रकार हैं। ऑनलाइन धारा प्रवाह अपराध, यह अपराध विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके धन की चोरी, चल या अन्य धारा प्रवाह संबंधित अपराधियों को सूचित करता है। डेटा चोरी, इसमें अपराधी व्यक्ति या संगठन की निजी या व्यावसायिक जानकारी को अनधिकृत रूप से प्राप्त करता है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा, आर्थिक जानकारी या व्यावसायिक रहस्य शामिल हो सकता है। वायरस और मैलवेयर, इन्फेक्टेड फाइल्स, एप्लीकेशंस या इंटरनेट से जुड़े तंतुओं का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटरों में वायरस या मैलवेयर डालने का प्रयास किया जाता है। फिशिंग, इसमें धूर्त अपराधियां आपको विश्वसनीय लगने वाले आर्थिक संस्थानों या वेबसाइट्स की नकल करके आपसे व्यक्तिगत जानकारी कैसे प्राप्त कर सकती हैं। रैंसमवेयर, इसमें अपराधी आपके कंप्यूटर या डेटा को ब्लॉक कर देते हैं और फिर आपसे रैंसम मांगते हैं ताकि आप उसे मुक्त कर सकें। डेटा ब्रीच, यह उन घटनाओं को कहा जाता है जब संगठनों के सिस्टम में सुरक्षित जानकारी का अनधिकृत पहुंच होता है, जिससे सभी जानकारी का सार्वजनिक होने का खतरा होता है। सोशल इंजीनियरिंग, इसमें अपराधी व्यक्ति को धोखे से बातचीत करके उससे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वह उस जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है। ये साइबर अपराध के कुछ प्रमुख प्रकार हैं जो आमतौर पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर होते हैं। इन अपराधों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा के माध्यमों का सही तरीके से अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। अब हम साइबर अपराध की स्थिति और साइबर अपराध के खिलाफ भारत सरकार द्वारा की गई पहल को देखेंगे। NCRP की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में साइबर क्राइम शिकायत रिपोर्ट दर 129 प्रति लाख जनसंख्या थी। हालांकि राज्यवार डेटा से पता चलता है कि दिल्ली 755 की दर के साथ अग्रणी है। इसके बाद हरियाणा 381 और तेलंगाना 261 प्रति लाख जनसंख्या थी। भारतीय साइबर समन्वय केंद्र के CEO राजेश कुमार के अनुसार ग्राहक सेवा, रिफंड आधारित और KYC समाप्ति धोखाधड़ी में स्थानीय मूल धोखाधड़ी में 35%, सेक्सटॉर्शन 24%, ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी 22%,
APS धोखाधड़ी और बायोमेट्रिक क्लोनिंग 11% और एंड्रॉयड मैलवेयर 8% शामिल हैं। भारत का I4C नागरिकों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के माध्यम से अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इसे 30 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। I4C साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा और इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एक निकाय है। भारतीय साइबर समन्वय केंद्र के CEO राजेश कुमार के अनुसार पोर्टल को अब तक 31 लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 66,000 को FIR में बदल दिया गया है। प्रतिदिन औसतन 5,000 शिकायतें दर्ज की गयी, जिनमें से 40 से 50% में देश के बाहर, विशेष रूप से चीन, कंबोडिया और म्यांमार के अभिनेता शामिल थे। भारतीय साइबर समन्वय केंद्र के CEO राजेश कुमार के अनुसार अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2023 के बीच देश भर में ऑनलाइन धोखाधड़ी से 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली CFCF-RMS और 1930 वित्तीय साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के माध्यम से समय पर हस्तक्षेप के कारण 1,127 करोड़ रुपए, जिसमें कुल धोखाधड़ी वाले पैसे का 9 से 10% शामिल है, बचाया जा सका। CFCF-RMS और 1930 हेल्पलाइन ने अब तक 4.3 लाख पीड़ितों को लाभ पहुंचाया है। 2021 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 4.52 लाख से अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2022 में 113.7% बढ़कर पोर्टल पर 9.66 लाख मामले दर्ज किए गए और 2023 में NCRP पर शिकायतें 61% बढ़कर 15.6 लाख हो गई। पीड़ितों के खातों में राशि बहाल करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए कुमार ने कहा कि सरकार पीड़ितों के लिए अपने पैसे का दावा करना आसान बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रही है, जो जल्द ही जारी होने की संभावना है। अभी किसी पीड़ित को अपना पैसा वापस पाने के लिए अदालत का आदेश लेना पड़ता है, जिसमें गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य अग्रणी हैं। साइबर अपराधियों के रुझानों पर प्रकाश डालते हुए कुमार ने कहा कि दिल्ली के पास के क्षेत्र पीड़ितों को बरगलाने के लिए सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन बुकिंग, OLX से संबंधित अपराधों का उपयोग कर रहे हैं। झारखंड आदि से संचालित होने वाले गिरोह भोले भाले व्यक्तियों से पैसे उड़ाने के लिए KYC समाप्ति, एंड्रॉयड बैंकिंग मैलवेयर प्रकार के ऑनलाइन घोटालों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रमुख साइबर अपराधों में निवेश अनुप्रयोगों और अंशकालिक नौकरियों और पूंजी योजनाओं की पेशकश करने वाली वेबसाइटों, अवैध ऋण अनुप्रयोगों और ग्राहक सेवा केंद्रों का उपयोग करके लोगों से उनके पैसे ठगना शामिल है। पीड़ितों के सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए OTP मांगकर एंड्रॉयड मैलवेयर धोखाधड़ी, सोशल मीडिया खातों पर कब्जा करके प्रतिरूपण करने और सेक्सटॉर्शन के भी मामले थे। साइबर अपराधियों के खिलाफ हाल की सफलताओं को सूचीबद्ध करते हुए कुमार ने कहा कि भारतीय एजेंसी G20 वेबसाइट को निशाना बनाकर किए गए एक बड़े साइबर हमले को विफल करने में कामयाब रही। एक और सफलता तब मिली जब भारतीय एजेंसियां म्यांमार से नागरिकों को वापस लाने में कामयाब रहीं, जहां उन्हें रोजगार के अवसरों का लालच दिया गया था और दुनिया भर में साइबर धोखाधड़ी करने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध रोका गया था। हाल ही में एक नया सॉफ्टवेयर प्रतिबिंब परियोजना स्तर पर राज्य पुलिस बलों के लिए सुलभ बनाया गया है, जो उन्हें अपने क्षेत्र में सक्रिय साइबर अपराधियों का पता लगाने में सक्षम करेगा। त्वरित प्रतिक्रिया के साथ इस सॉफ्टवेयर के उपयोग से झारखंड के देवघर और जामताड़ा क्षेत्रों से संचालित होने वाले साइबर अपराधियों में भारी कमी सुनिश्चित हुई है। सॉफ्टवेयर फर्जी कॉल की उत्पत्ति का स्थान बताता है। जामताड़ा और देवघर में पुलिस अधिकारी ऐसी जानकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले महीने 454 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2.95 लाख से अधिक सिम कार्ड, 2,810 वेबसाइट, 595 मोबाइल एप्लीकेशन और 46,229 IMEI प्राप्त शिकायतों के आधार पर नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। कुमार ने कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिकांश सिम असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से जारी किए गए थे, जो ऐसी गतिविधियों के लिए सिम खरीदने के हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। अब हम देखेंगे साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ सावधानियां। आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन होना जरूरी है, पर अपनी प्राइवेसी बचाना भी उतना ही जरूरी है। आज हम सीखेंगे कुछ आसान टिप्स अपनी प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए।
टिप 1, पासवर्ड पावर। एक मजबूत पासवर्ड आपका ऑनलाइन किला है। कम से कम 8 अक्षर, बड़े छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करें। हर साइट के लिए अलग पासवर्ड रखें। यह जितना लंबा होगा उतना ही मजबूत होगा। निम्नलिखित पासवर्ड को सबसे आम और क्रैक करने में आसान माना जाता है, इसलिए यदि आपके पास इनमें से कोई भी या समान विविधताएं हैं तो आपको उन्हें बदलने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। टिप 2, सोशल मीडिया सावधानी। सोशल मीडिया मजेदार है, लेकिन ज्यादा शेयर करना खतरनाक भी हो सकता है। प्रोफाइल प्राइवेसी सेटिंग्स ठीक रखें, जरूरी जानकारी ही पोस्ट करें और अनजान लोगों से जुड़ने में सावधानी बरतें। याद रखें, इंटरनेट पर कुछ भी कभी मिटता नहीं। टिप 3, ऐप्स का ध्यान से चुनाव। मलिशियस वेबसाइट के पते लगभग ओरिजिनल वेबसाइट्स के समान दिखाई दे सकते हैं। घोटालेबाज अक्सर आपको लुभाने के लिए स्पेलिंग या लोगो में थोड़ा बदलाव करते हैं। दुर्भावनापूर्ण लिंक उन मित्रों से भी आ सकते हैं जिनके ईमेल से अनजाने में छेड़छाड़ की गई है, इसलिए सावधान रहें। हर ऐप डाउनलोड करने से पहले सोचें। ऐप्स की परमिशन चेक करें, केवल जरूरी परमिशन दें और अनजान ऐप्स से बचें। पढ़िए ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी और केवल उन्हीं ऐप्स पर भरोसा करें जो पारदर्शी हों। टिप 4, डाटा डाइट। कम डाटा शेयर करना, ज्यादा सुरक्षा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जरूरी जानकारी ही दें। लोकेशन सेवाएं बंद रखें जब जरूरत न हो और नियमित रूप से अपने ऑनलाइन अकाउंट्स से पुराना डाटा हटाएं। कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर, आधार और पैन नंबर और पासवर्ड प्रदान करने से पहले सुनिश्चित करें कि वेबसाइट सुरक्षित है। साइबर अपराध से बचाव के लिए हमें सभी को सतर्क रहना होगा। अपने पासवर्ड को मजबूत रखें, विश्वसनीय वेबसाइटों का उपयोग करें और सतर्कता बनाए रखें। हम सभी को मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। साइबर सुरक्षा में हम सभी एक साथ शामिल होकर इस बढ़ते हुए खतरे का सामना कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के प्रकार भेद, भारत में साइबर क्राइम की स्थिति और उसके खिलाफ सरकार की पहल, साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या सावधानियां ले, इससे जुड़े सारी जानकारी मिल गए हो। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल मिस्टर दास को सब्सक्राइब करना मत भूलें और भविष्य में कोई भी वीडियो मिस न करने के लिए बेल आइकन जरूर ऑन करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।